Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on literary forms and terms, which has been created especially for TGT English preparation. Here, question number one is given as question number one is it is a term. It refers to a story that starts from the beginning of the events. Its Latin term means from the beginning, the origin, the egg. The Horace has used it in Ars Poetica. It is फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा टर्म होता है जिसमें किसी कहानी की स्टार्टिंग की जाती है, किसी घटना की स्टार्टिंग की जाती है, और यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि ये लैटिन टर्म का है जिसका अर्थ शुरुआत से होता है, फ्रॉम बिगिनिंग से होता है, ओरिजिन से होता है। और इस ये जो है होरेश ने अपनी रचना आर्स पोएटिका में इसका यूज़ किया है। तो ये कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा इसको अटेंटिवली सुनेंगे और अटेंटिवली पढ़ेंगे, तब आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लिटरेचर फॉर्म्स और टर्म्स पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एब ओबो। ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फ्रॉम बिगिनिंग या फिर ओरिजिन होता है। और होरेस ने जो है अपनी रचना आर्स पोएटिका में अब ओबो का यूज़ किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर टू इज एजिप्टप्रॉप थिएटर ए वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि एजिप्टप्रॉप थिएटर जो कि 20वीं सदी में बहुत ही विख्यात था, ये इनमें ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है। ये दिया गया है इसका आंसर मार्क्सिस्ट एंड आर कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ये इसका ऑप्शन सही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज। एक ऐसा नैरेटिव टर्म जिसमें सेकेंड मीनिंग निकलती है, दूसरा अर्थ निकाला जाता है किसी स्टोरी का, तो इस टर्म को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है एलेग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एलेग्री का मतलब होता है रूपक। यहाँ पर दूसरा अर्थ लिया जाता है, जो कहा जाता है उसके अलावा दूसरा अर्थ भी लिया जाता है, तो इसको एलेग्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर इज, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है आ स्टोरी आर अ पोएम इन विच कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपुल आर इवेंट्स आर फॉर abstract आइडियाज़ आर क्वालिटीज़ इज नोन एज। एक स्टोरी या पोएम जिसके करेक्टर या सेटिंग या इवेंट्स दूसरे लोगों के लिए, दूसरी इवेंट्स के लिए या abstract आइडिया या क्वालिटी के लिए यूज़ की जाती हैं, ऐसे टर्म को क्या कहा जाता है। तो ये भी एलेग्री ही होता है। सेकेंड मीनिंग निकलती है तो ये एलेग्री होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एलेग्री की सेकेंड मीनिंग ली जाती है। क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ दिस सेट इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर फाइव इज हेयर। क्वेश्चन नंबर फाइव, बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन इंस्टेंस ऑफ। बनियन की रचना द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। किसका है यहाँ आपको ऑप्शन से बताना है। तो ये भी एलेग्री का ही एक दृष्टांत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज a reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा रेफरेंस जो कि हिस्ट्री से या लिटरेचर से या रीजन से या पॉलिटिक्स से या स्पोर्ट्स से या साइंस से या लिटरेचर की किसी और ब्रांच से लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ये होता है अल्यूजन। क्या होता है? एल्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एल्यूड से बना हुआ है एल्यूजन। क्वेश्चन नंबर सेवन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो इस प्रकार से हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड दिया गया है इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग आर इवेंट, रियल आर इमेजिनरी। थर्ड दिया गया है इट इज़ पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल
द पर्सन आर थिंग टू विच इट रिफर्स। फोर्थ है इट मे बी फ्रॉम फिक्शन, फॉकलोर, हिस्ट्रिकल इवेंट्स एंड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये 4 स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दीज स्टेटमेंट्स आर अबाउट, ये किसके विषय में स्टेटमेंट लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। तो सारी स्टेटमेंट जो है ये अलूजन को बताने वाले हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इट डेलिबरेटली सजेस्ट टू आर मोर डिफरेंट एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स इन अ वर्क इट इज़। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कभी कभी जानबूझकर के ये सजेस्ट किया जाता है 2 या 2 से अधिक अंतर या कुछ ऐसे कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग किसी कार्य की बताई जाती है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर सजेस्ट करने वाला कौन सा वर्ड यहाँ पर हो सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है पॉलीफोनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। पॉलीफोनी इसके लिए होता है। पॉलीफोनी जो होता है ये सजेस्ट करता है 2 या 2 से अधिक डिफरेंसेट को या फिर कुछ कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग को ये जो है सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर पॉलीफोनी हो जाएगा। बहुभाषा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉलीफोनी याद करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा क्योंकि टीजीटी में यही पूछा जाएगा। टीजीटी या पीजीटी दोनों में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एनाग्नोसिस इज़ अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू मीन। एनाग्नोस्टिक एक लिटरेरी टर्म है जिसका यूज अरिस्टोटल ने किया था। इसकी मीनिंग आपको यहाँ पर बतानी है। तो एनाग्नोस्टिक्स की मीनिंग होती है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, पहचान या खोज इसकी मीनिंग होती है। अरिस्टोटल ने इसका यूज़ किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच टोल्ड बाय अ करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क इट इज़ नोन एज। एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि किसी साहित्यिक कार्य में किसी करेक्टर के द्वारा जो है कही जाती है, इसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपको साहित्यिक पद के अनुसार बताना है, लिटरेरी टर्म के अनुसार बताना है। तो ये होती है एनेक्डोट। एनेक्डोट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एनेक्डोट जिसको हम उपाख्यान कहते हैं हिंदी में, ये जो है कोई एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो किसी करेक्टर के द्वारा किसी कार्य के विषय में होती है। कुछ और वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं मिथ, जो कि किंवदंतियाँ होती हैं, कपोलकल्पित कहानियाँ होती हैं, जैसे हमारे महापुराणों के बारे में कहा गया है वो मिथक होते हैं। तो ये मिथ उसके लिए यूज़ किया जाता है। फैबल ये कहानी होती है, खास करके जो है पर्सोनिफाई की जाती हैं स्टोरीज, उनके लिए यूज़ किया जाता है। स्टोरी तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ क्रॉनिकल्स विच डील विद द इवेंट्स आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आर ऑफन कॉल्ड। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं यहाँ पर आपको बताना है, जो कि साल दर साल किसी घटना को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर, तो ये होते हैं एनल्स। क्या होते हैं एनल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये आफ्टर ईयर जो है क्रमिक किसी घटना का वर्णन होता है, उनको एनल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज्ड टू द प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट के जो अपोजिट होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर दिया गया है एंटागोनिस्ट। वेरी इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटोनिमी इन विच एन एपिथेट आर फ्रेज टेक्स द प्लेस of a proper name. The little corporal is used for Napoleon. It also uses a proper name as an archetypal name to express a general idea. It is. फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि एक प्रकार की मेटोनिमी होती है जिसमें एक एपिथेट एक एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है या फ्रेज यूज़ किया जाता है किसी प्रॉपर नाउन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, ये नेपोलियन के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है द लिटिल कारपोरल, ये नेपोलियन के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसको जो है साहित्य में क्या कहते हैं, लिटरेचर में क्या कहते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है वर्ड एंटोनोमेसिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका कुछ एग्जाम्पल मैं और आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे बार्ड ऑफ एवान। बार्ड ऑफ एवान जो है ये किसको कहा गया है, बार्ड ऑफ एवान, ये भी एंटोनोमेसिया होता है। और लिटिल मास्टर आपने सुना होगा, ये भी एंटोनोमेसिया होता है। बार्ड ऑफ एवान शेक्सपियर के लिए यूज़ किया जाता है
और लिटिल मास्टर जो है सचिन तेंदुलकर के लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे एंटोनोमेसिया होते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है आपसे कि ऐसे ही 2 एग्जाम्पल आप बताइए जो कि एंटोनोमेसिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एंटोनोमेसिया। बाकी की अगर बात करते हैं एंटी मेटाबोल और कियास्मस और प्रोलेप्सिस जो है ये आगे इसी में आएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो एंटोनोमेसिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, ये भी एंटोनोमेसिया के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर एंटोनोमेसिया ये इसका आंसर भी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर द बार्ड दिया गया है, द आयरन लेडी दिया गया है, द किंग दिया गया है, ये भी एंटोनोमेसिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंटोनी begins his speech saying, I came to bury Caesar, not to praise him. But she goes on praising Caesar and finally succeeds in inciting the people against those who have assassinated him. Here Antony makes the ironic use of a rhetorical device. This rhetorical device is, फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का नाटक जो जूलियस सीजर है, इसमें एंटोनी जो होता है वो ये कहता है कि मैं जो है सीजर को मारने के लिए, दफन करने के लिए आया, लेकिन उसकी प्रशंसा करता है वो, और प्रशंसा करते हुए वो जो वहाँ पर सीजर की हत्या करने वाले लोग होते हैं उनको इंसाइट करता है। तो एक प्रकार की आयरनी होती है जो कि रेटोरिकल डिवाइस है। तो ये किस प्रकार की आयरनी है, क्योंकि आयरनी के कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से कौन सी आयरनी यहाँ पर ऑप्शन में सही होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एपोफेसिस है, यानी पैरालिप्सिस का यूज़ किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये भी आयरनी का ही एक प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड आर ऑब्सोलीट वर्ड, इडियम आर फॉर्म। ऐसा टर्म जो कि अप्रचलित शब्दों के लिए या फिर कहावतों के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं लिटरेचर में। इसके लिए यहाँ पर दिया गया है आर्केइज्म। आर्केइज्म जो होता है अप्रचलित शब्दों का यूज़ जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक इज एसोसिएटेड विद, ये जो फ्रेज है ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये एस्थेटिक्स से संबंधित है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इट इज़ ए शॉर्ट स्पीच विच इज हर्ड बाय द ऑडियंस, द स्पीकर एक्सप्रेसेस टू ऑडियंस हिज प्राइवेट थॉट्स बट द अदर कैरेक्टर्स डू नॉट हियर इट, द टर्म फॉर सच स्पीच इज। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक शॉर्ट स्पीच होती है जो कि किसी कैरेक्टर के द्वारा दी जाती है ऑडियंस के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट होती है, कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो स्वयं नहीं सुनता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, सोलिलोक्वी, ये स्वयं से बात करने की जो प्रवृत्ति या स्पीच देने की प्रवृत्ति होती है उसको सोलिलोक्वी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर, बाकी अगर टर्म की अगर बात करें एसाइड, ड्रामेटिक मोनोलॉग और मोनोलॉग अभी इसी सेट में आएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज एज फॉलोज, सेंट ऑगस्टाइन्स confessions and Rousseau's confessions are the earliest instances of। सेंट ऑगस्टाइन की कन्फेशंस और रूसो की कन्फेशंस ये आदि काल के या बहुत पहले के दृष्टांत हैं जो किससे रिलेटेड हैं आपको यहाँ पे बताना है। दी ऑटोबायोग्राफीज हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीजीटी इंग्लिश preparation if you supporting me by subscribing my channel। Question number 20 is Julius Caesar used to write and depict his personal experiences about epic battles। He is said to be the first। जूलियस सीजर जो था वो राइटर भी था और एक प्रकार का भविष्यवाणी करने वाला भी था अपने एक्सपीरियंसेस का, जो कि एपिक बैटल्स के विषय में होती थी। तो इस क्वालिटी के कारण उसको क्या कहा जाता है
ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मेमोराइज्ड, जिसकी याददाश्त काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसको उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। और टीजीटी के लिए यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी